बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 1, जो कि एमएससी और बीएस स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बीएस के आई थिंक 5th सेमेस्टर में और एमएससी के 1st सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हम इंशाल्लाह इस सिलेबस के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। उसकी आउटलाइंस को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आउटलाइंस हैं तरतीब वाइज हम उसी तरह अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे 1 to 1 और इंशाल्लाह हम आखिरी आउटलाइन तक अपना सिलेबस मुकम्मल करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे कि ये कैसे और कहाँ से हमारे पास डेवलप हुआ। तो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर किन चीज़ों को डिस्कस करना है और इससे पहले हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे, तो हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी ये मैं आपको आउटलाइंस दिखाना चाहूँगा। ये आउटलाइंस हमारे पास जो कि जीसी यूनिवर्सिटी की और मिक्सअप की हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इस तरह हमारे पास ये 1 to 1 जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस ऑन द फील्ड वेक्टर्स तक। तो हमने जो इस सिलेबस के अंदर जिस तरह पढ़ना है, इंशाल्लाह सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस 1 by 1 इस टॉपिक्स को इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ करती थी, जिसके अंदर हम डील करते थे कि जो भी डेली लाइफ के अंदर मोशंस हम देखते हैं पार्टिकल्स की, उसके बारे में हम डील करते थे कि हम पढ़ते थे कि ये आखिर ये किस मोशन के तहत ये मोशन जो हमारे पास मोशन हो रही है, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है और फोर्स जो है वो किस तरह इसके ऊपर एक्ट करते हुए मोशन करवा रही है। इसके बारे में न्यूटन ने वर्क किया, ठीक है। तो न्यूटन ने जो काम किया इसके बारे में, तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी हद तक हमने इसको क्लासिकल मैकेनिक्स को सॉल्व आउट किया। लेकिन उसके बाद कुछ ही अरसे बाद हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी उसके अंदर हमने थोड़े स्मॉल एटम्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मोशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स हमने, ठीक है, जैसे एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स के जो हमारे पास मोशन है, या एटॉमिक लेवल पे जाके किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है वो हमने डिस्कस करनी शुरू की स्पेशल थ्योरी में, स्पेशल रिलेटिविटी में कह सकते हैं, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने काफ़ी वर्क किया आपके पास, जिसने बताया कि हमारे पास ग्रेविटी किस तरह हो रही है। उसके बाद काफ़ी मोशंस के बारे में आइंस्टाइन ने डिस्कस किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया, वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन जो है वो तेज़ होती गई, ठीक है। हमने जब एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे गए तो हमारे पास मोशन देखा कि हमारे पास स्पीड जो है इंक्रीज हुई। तो हमने क्या किया कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर मोशन ऑफ अ वेरी स्मॉल लेवल ऑफ एटम्स, इनकी मोशन हम डिस्कस करते थे, बहुत ही छोटे छोटे एटम्स की, विच मूव्स विद वेरी फास्ट स्पीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगे। मीन्स कि हमने एटॉमिक लेवल पे जाके, सब एटॉमिक लेवल पे जाके हमने मोशंस को पढ़ना शुरू किया कि एक बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी मूव कर रही है, ठीक है। तो जब हमने इनको पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि स्पेशल थ्योरी जो है वो तो यहाँ पे फेल हो गई, आइंस्टाइन की बातें फेल हो रही हैं। तो हमारे पास बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, हेंसबर्ग ने दिया, श्रोडिंगर ने दिया,
ठीक है। इस तरह इन्होंने अपने अपने नजरियात पेश किए कि सब एटॉमिक लेवल पे जाके जब बहुत ही स्मॉल एटम्स हो जाते हैं, वहां पे जाके हमारे पास एक एटम की, एक पार्टिकल की मोशन जो है वो लाइकली टू बी स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। तो हमने उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ना है हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पास अब इसको और स्पेशल थ्योरी को और हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स को जो मिक्सअप करके हमने पढ़ा, वो हमने शुरू किया क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर हमने मोशन ऑफ हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स को डिस्कस करना शुरू किया, जो कि सब एटॉमिक लेवल पे थे और एटॉमिक लेवल पे थे। ठीक है। रिलेट्स विद स्पेशल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों को रिलेट करती है, दोनों का रिलेशन बनाती है। ठीक है। दोनों हमारे पास जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं और इसी तरह इसके अंदर पढ़ रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो भी हमने डिस्कशन करनी है उसके बारे में डेरास ने कुछ नजरियात पेश किए। ठीक है। पॉली ने किए, फाइनमैन ने किए और श्विंगर ने किए। तो ये श्विंगर और श्रोडिंगर दोनों साइंटिस्ट ने क्वांटम के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया और इनके काम को काफ़ी सराहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इसी के हमने देखा कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक सब एटॉमिक लेवल पे है, उनकी मोशन कैसे होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, किस स्पीड के साथ जाते हैं। ठीक है। वो क्वांटम से भी रिलेट कर रहे हैं और हमारे पास ये स्पेशल रिलेटिविटी से भी रिलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी है, इसी में से हमने आगे एक फील्ड निकाली इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रो हमारे पास मतलब होता है चार्जेस का, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो। और डायनामिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करते हैं। अगर कोई पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उन पार्टिकल्स की मोशन के बारे में पढ़ना है, तो हम फिजिक्स डायनामिक्स को पढ़ते हैं। तो फिजिक्स डायनामिक्स के अंदर हम मोशंस को पढ़ते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो किस फोर्स के तहत कितना मूव कर रहा है और किस तरह मूव कर रहा है, और मूव करने से उसके असरात क्या होते हैं। अब फोर्सेस का यहाँ पे जिक्र हुआ। ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं। ये 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। तो हमने देखा कि है ये तो 4 है। हमने तो फ्रिक्शन भी पढ़ी है, हमने तो अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्सेस पढ़ी हैं, ग्रेविटी पढ़ी है, और हमने बहुत सारी ऐसी फोर्सेस पढ़ी हैं जो यहाँ पे तो हमने जिक्र ही नहीं किया। तो बच्चों वो इनकी टाइप्स हैं, जैसे फ्रिक्शन है, ट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अगर एक सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को बहुत ही ज़्यादा जकड़े रखने वाली फोर्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाती है। और जो पानी वगैरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स होती है, वो वीक फोर्स होती है। ठीक है। इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिन फोर्सेस का हम जिक्र करते हैं, ठीक है, वो फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती हैं। जैसे हम एक बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो वो बॉडी ज़मीन की तरफ मूव करती है, वो बॉडी क्यों ज़मीन की तरफ मूव करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज़मीन अपनी तरफ किसी बॉडी को जब खींचती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं, मेन बुनियादी काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं 4। इनकी आगे टाइप्स हैं सारी फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि किस तरह स्टेप टू स्टेप हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि चार्जेस और मैग्नेटिक जो है वो आपस में रिलेट हुए। ठीक है। हमारे पास 1820 के अंदर अरेस्टेड एक नाम साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिफ्लेक्शन देखी एक मैग्नेटिक कंपास नीडल के अंदर। यानी जो कंपास नीडल होती है हमारे पास, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसने उसके पास से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस को गुजारा तो उसने देखा कि है ये तो मैग्नेटिक जो है वो क्या डिफ्लेक्शन शो करवा रहा है, ये तो हरकत कर रहा है। क्यों हरकत कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इसी तरह रीड आउट करते करते बातें करते करते हमारे पास क्या हुआ कि एम्पेयर्स लॉ जो है, एम्पेयर ने 1827 के अंदर एक लॉ पेश किया। यानी कि उसने देखा, एक फिनोमिना पेश किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं इन मोशन जब होते हैं
ठीक है। तो ऑल मैग्नेटिक फिनोमेनाज, तमाम मैग्नेटिक जो फिनोमेनाज है ये चार्जेस की मोशन के साथ होते हैं, जो कि कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस जो है वो मूव करें, ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं एक कंडक्टर के अंदर, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, यानी चार्जेस भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फिनोमेनाज वहाँ पे ड्रा होते हैं। उसके बाद हमारे पास 1831 में फैराडे ने देखा कि बाय मूविंग मैग्नेट्स जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। उसने जब मैग्नेट्स को घुमाया, मैग्नेट्स को मूव किया, तो वहाँ पर उसके पास मैग्नेट्स को मूव करने से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ, जनरेट हुआ, वहाँ पे चार्जेस जनरेट हुए। तो हमने कहा कि ये तो चार्जेस और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनके मैग्नेट्स का और चार्जेस का एक रिलेशन है। सो वी से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वन कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। सो वी से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वन कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फील्ड फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फील्ड फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है कि हमने चार्जेस को किस तरह पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज चार्ज। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी इंट्रिंसिक यानी कि अंदरूनी खसूसियत होती है, ठीक है। मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पार्टिकल्स को खसूसियात मिली हुई हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें ये शामिल है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो खसूसियत है वो एक चार्ज भी है। कि चार्ज जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो ना तो क्रिएट किया जाता है, ना वो किसी मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज ही मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो 3 चीज़ें हैं ये, जहाँ पर हम चार्जेस को देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम इसकी चार्ज वैल्यू देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कॉलम होती है। और इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव प्रोटॉन है, हमारे पास उसकी जो वैल्यू है चार्ज वैल्यू वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कॉलम होती है। तो हमारे पास उसके बाद इसकी खूबियां हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि 2 हैं। नंबर 1, हमारे पास सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास ये रिपल्शन इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे पास अगर कोई एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेता है कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि रिपल्शन इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 2 खूबियां हैं कि सेम तरह के जो चार्जेस होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज मुकम्मल होती है। उसके बाद चार्जेस आर कंजर्व्ड, कि हमारे पास चार्जेस कंजर्व कैसे होते हैं। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो बनाए नहीं जाते, चार्जेस कभी भी बनाए नहीं जाते। चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तबाह नहीं किए जाते। यानी कि अगर आप कहते हैं कि इस चार्जेस को इस्तेमाल करें और ख़त्म हो जाए तो ये नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता। और अगर आप कहते हैं कि आप चार्जेस बनाना चाहें तो ये भी नामुमकिन है, क्योंकि चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड हैं, ये ना तो बनते हैं ना तबाह होते हैं। जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप कहते हैं कि एक बॉडी को चार्ज करना है हमने, जैसे कंघा है, कंघे को आप अपने बालों पे रफ करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो जब रब करेंगे तो आपके पास उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, आप कहते हैं। लेकिन वो क्या असल में क्या होता है, आपके सर से वहां पर चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं।
इसलिए वहाँ पे चार्ज पैदा हो जाता है। इस तरह हमारे पास चार्ज का अगर यूनिट देखते हैं हम, तो चार्ज का यूनिट जो है, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। हमारे पास इसका जो यूनिट है चार्ज का वो कोलम है, इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कोलम होता है। तो अगर इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, अगर ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछी जा सकती है, पीपीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज फिक्स्ड, कि हमारे पास पूरी यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो फिक्स है फॉर ऑल टाइम, तमाम औकात में, हर वक्त। इज कॉल्ड ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम इसको कहते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमारे पास यूनिवर्स का टोटल जो चार्ज है हर वक्त एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि ना तो चार्ज क्रिएट हो रहे हैं ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको हम मिनिमम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।